मैं डॉक्टर राघव कुमार चौधरी, नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ में एकेडमिक काउंसलर हूँ। और आज आप लोगों से मैं बात करूँगा मनोवैज्ञानिक विकार पर। क्या चीज़ें हैं मनोवैज्ञानिक विकार, किसको कहते हैं? उसके पहले हम समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें एक है कि हम किसको सामान्य कहते हैं। उसके बाद हम विकार की बात करेंगे। सामान्य वो सारी चीजें हैं जिनके आधार पर हम व्यवहार, हम अपना सोचने समझने या हमारे जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, उनको हम करते हैं, वो हमारे सामान्य व्यवहार में काउंट होता है। अब आते हैं विकार शब्द। आपको शायद लगता होगा कि विकार शब्द से बहुत कुछ गलत चीजें हैं, असामान्य से चीजें हैं। ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो क्षेत्र आते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। प्राय हम जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो शारीरिक रोग है, उनको हम मान लेते हैं कि किसी को कैंसर है, एड्स है, लिवर की प्रॉब्लम है या बुखार है, तो उन सारे जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम शारीरिक रोग में रखते हैं। मनोवैज्ञानिक विकार जो है कुछ खास तरह के उसमें भी लक्षण पाए जाते हैं। कुछ कारण होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें ये लक्षण पनपते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को दिन प्रतिदिन की जो कार्य प्रणाली है, लक्षणों को प्रभावित भी करते हैं। अब मनोवैज्ञानिक विकार में किसी भी व्यक्ति में जब भी कोई ऐसे प्रकट करने वाले गुण देखने को मिलते हैं, जैसे आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, हाँ, इन सारी चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं। मनोवैज्ञानिक विकार जो है वो व्यक्ति के प्रभाव और उनके जो चीजें उनके संपर्क में आती हैं, उस विकारों के आधार पर ही हम उन्हें रूपने या सहरूपता का परिभाषा में करते हैं। भारत में ही ये समस्याएं हैं ऐसा नहीं, ये समस्या पूरे विश्व में। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है उसको आप देखेंगे लगातार ये बढ़ता जा रहा है। इसका इतिहास है, इसका वर्गीकरण है, हम सब इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वैज्ञानिकों ने इसको किस तरीके से इसको परिभाषित किया। मनोवैज्ञानिक विकार को उन्होंने कहा है कि जब किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, संवेगात्मक यानी इमोशन, व्यवहारिक यानी बिहेवियर पक्ष जब ठीक ठाक से काम नहीं करता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हम बाजार में गए खरीदारी करने। अब बाजार में खरीदारी करने में सबको मजा आता है, मुझे भी मजा आता है, मगर खरीदारी करते करते बीच में एकदम से आपको डर लगा और आप वहां से भाग, हालांकि कोई वजह नहीं थी डरने की, मगर फिर भी डर लगा और आप, ऐसा जब होता है। हाँ, अगर मानिए बाजार में कुछ दिन पहले कोई बम विस्फोट हुआ था या दंगे हो चुके हैं, उसकी वजह से अगर आपको ये डर लगा तो ये मनोवैज्ञानिक विकार नहीं है। मगर इसकी कोई तुरंत की कोई वजह जब हमारे सामने नहीं आती है और फिर भी हमें ये डर लगता है, तब हम इसको मनोवैज्ञानिक विकार के आधार पर मनोवैज्ञानिक विकार परिभाषित करते हैं। तनाव या अस्त व्यस्तता ये मनोरोग के लक्षण हैं। जब भी कोई मानिए किसी प्रियजन की मृत्यु हो, उसकी वजह से हम बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं, तो भी ऐसे तनाव में कुछ समय तक तो ये दुखी और तनाव जो है रहता है, इसको हम मनोवैज्ञानिक विकार नहीं कहते। मगर उनको गए हुए अब 4 साल हो गए, फिर भी हम दुखी हैं, हम तनाव में, तो फिर इसको हम मनोवैज्ञानिक विकार में करते हैं। अच्छा, सिर्फ दुख या परेशानी ही नहीं, अगर जरूरत से ज्यादा हमें खुश भी है तो भी ठीक है। इस वक्त ये लेक्चर चल रहा है और एकदम से मैं ही करके हंसना शुरू कर दूं, कोई वजह नहीं है, मैंने कुछ चुटकुला नहीं सुनाया, आपने भी कुछ चुटकुला नहीं सुनाया और मैंने हंसना शुरू कर दिया, तो ये जो हंसना है उसे भी हम मनोवैज्ञानिक विकार में ले लेंगे। व्यक्तित्व के आधार पर भी चीजें होती हैं कि ये जो अंतर्वैयक्तिक है, जो बाहर की व्यक्तित्व है, इन दोनों में ये विकार देखने को हमें मिलता है।
ऐसा नहीं है कि हम जैसा व्यवहार करते हैं सारे लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं। यहाँ पर एक चीज ये समझने की जरूरत है कि अ, लोगों के व्यवहार में भिन्नता देखने को मिलती है और हर भिन्नता को, जैसे मैं पैंट शर्ट पहने हुए, जनरली लड़कियां फीमेल जो है वो सलवार कुर्ता साड़ी पहने, अब अगर मैं यहाँ पर साड़ी पहन के बैठ तो ये सांस्कृतिक रूप से अपेक्षित नहीं, ठीक है। तो फिर आप किसी रोल में जा रहे हैं, किसी रोल को कर रहे हैं, तब आप मेल होके साड़ी पहनते हैं, तो ये सही है। मगर जब सांस्कृतिक रूप से ये अपेक्षित नहीं है, अनापेक्षित बिहेवियर हम करना शुरू करते हैं, तो इसको हम मनोवैज्ञानिक विकार में कहते हैं। जब हम सामाजिक नियमों और मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं, उन मान्यताओं को, तब इसको फिर हम मनोवैज्ञानिक विकारों में गिनना शुरू करें। किसी जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं सांख्यिकीय तौर पर कि एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा फेल हो रहा है, किसी को 90% अबव मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये दोनों ही अपेक्षित है। मगर एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत वो है, हमेशा क्लास टेस्ट में प्रथम आता है, और एकदम से वो फेल छोड़िए, उसके मार्क्स आ रहे हैं 0, 1, 2, तो इसमें कुछ ऐसा है जिसने इस अव्यवहार, असामान्य व्यवहार को हमारे सामने रख दिया। तो इस आधार पर चीजें होती हैं। मनोवैज्ञानिक विकास संबंधी जो संवेगात्मक या संज्ञानात्मक होती है या सांस्कृतिक अपेक्षाओं पर अगर खरे नहीं उतरती या उनकी कार्य प्रणाली में अस्वस्थता होती है, तो इन सारी चीजों को हम जो है मनोवैज्ञानिक विकार के तौर पर देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक विकार की अवधारणा कितनी प्राचीन है, इसका इतिहास क्या है। बहुत प्राचीन काल से लोगों ने ये नोटिस करना, ये ध्यान देना शुरू किया कि कुछ लोग जो है जादू टोना, पराज्ञान या आसुरी विद्या, इन सब के आधार पर असामान्य व्यवहार करना। अब इसको समझने के लिए इजिप्ट की पेपरी 6वीं शताब्दी पूर्व उनके लिखे हुए चीजों में, उनकी चीजों में हमें देखने को मिलता है, और वो मानते हैं कि जो मानसिक गतिविधियां हैं कि इसका केंद्र में मस्तिष्क की गतिविधियों को ही रखा गया है। ये उनका उपचार है या जादू टोने से किया जाता है। फिर चीन, ग्रीस, इजिप्ट आदि देशों में भी लक्षणानुसार मनोवैज्ञानिक के लोगों के कारण जो है देवीय शक्ति या आसुरी शक्ति को माना जाता है। इस आधार पर भी उनका इलाज किया जाता है। कोई व्यक्ति है जिनका व्यवहार उग्र है, उद्दंड है या बहुत ज्यादा उत्तेजना भरा है, उनसे कहा जाता है इसको आसुरी शक्ति ने दबोच लिया है। पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए उसको झाड़ फूक करना या उसके अंदर से किसी बुरी आत्मा को बाहर निकालना, ये सारी चीजें। फिर हिप्पोक्रेट्स ने ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मानसिक विकारों को या मनोवैज्ञानिक विकारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। उन्होंने कहा सनक, मानसिक रोग या मानसिक ज्वर, और इस आधार पर उन्होंने मनुष्यों में 4 प्रकार के कारणों की बात की। उन्होंने कहा कि रक्त प्रधान चीजें होती हैं, कफ प्रधान चीजें होती हैं, या काला पित्त प्रधान या पीला पित्त प्रधान चीजों के आधार पर ये मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं। फिर प्लेटो ने भी इस पर काम किया, और उन्होंने कहा कि उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में जो व्यक्ति विशिष्टताओं या विविधताओं के साथ आते हैं। एक विविधता का मतलब हो गया है एक रेंज, पूरा पर्टिकुलर रेंज है जिसके आधार पर हम व्यवहार करते हैं। अगर उस रेंज के बाहर हम चले जाते हैं, तभी हम उसको मनोवैज्ञानिक विकार के इसमें। ऐसे बहुत से सामाजिक या सांस्कृतिक वहाँ है जहाँ मेल्स के कान छेदन की प्रथा, मगर जनरली हम आप जो है कान छेदन नहीं करते। तो अगर इस संस्कृति में इस तरह की चीजें आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम उसे मनोवैज्ञानिक विकारों की श्रेणी में रखना शुरू करते हैं। फिर अरस्तु ने भी मनोवैज्ञानिक घटकों को जो है मनोरोगों के लिए जिम्मेदार बताया। हिप्पोक्रेट्स ने जहाँ से हिप्पोक्रेट्स ने जैविक
विचारधारा को इसमें इंट्रोड्यूस किया और ग्रीक और रोमन चिकित्सा के आधार, हिपोक्रेट्स के विचारों के आधार पर फिर चिकित्सा पद्धति शुरू हुई। गैलन ने जो है जानवरों के नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर काम किया और अपने अध्ययनों के आधार पर फिर मनोरोग को दो श्रेणियों में विभाजित, एक शारीरिक रोग और एक मानसिक रोग। भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी मनोरोगों के बारे में आपको उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद जो जीवन का विज्ञान है उसमें उल्लेख है कि लोगों के स्वभाव, उनके व्यक्तियों की विविधता, उनको सोचने और स्पष्ट करने के तरीकों या शारीरिक और मानसिक स्थितियों के आधार पर संतुलन या असंतुलन पर निर्भर करता है। ये तीन दोष उन्होंने बताए हैं, वात, पित्त और कफ। इस आधार पर जो है मनोरोग। मध्य युग में जो 500 से 1500 ईस्वी के बीच का है, जब यूरोप में डार्क युग का या जो अंधेरे में डूब गया, तो ग्रीक के दार्शनिक उस वक्त विकसित हुए और उन्होंने विज्ञान को पीछे धकेल दिया था। देन पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों और एशिया के ग्रीक औषधियों के संरक्षण के शोध और ज्ञान को आगे बढ़ाया। ये आगे बढ़ते बढ़ते फिर तब जो है मेडिसिन की बुक कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी गई, एविसेना ने लिखी, और इसमें विश्व भर में जब चिकित्सा जगत में जो है एक आमूलचूल परिवर्तन हमको देखने में मिलता है। 792 ईस्वी में बगदाद में पहला मनोरोग चिकित्सालय खोला गया और इसके ठीक विपरीत यूरोप में विज्ञान के विकास की उपेक्षा हुई और मानसिक रोगियों के उपचार के लिए उपयुक्त चिकित्सा पद्धतियों को नहीं। फिर क्या हुआ, फिर से वो काला जादू और उस तरह की चीजें आना शुरू। फिर मध्य युग में एक समय आया, पुनर्जागरण का दौर आया। जब पुनर्जागरण के दौर में अंधविश्वासों का विरोध किया गया और कहा गया कि मनोवैज्ञानिक विकार जो है वो हमारे फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक आधार पर ही चीजें होती हैं। फिर 20वीं शताब्दी में पहले ये था कि गिरजाघरों में इसका उपचार किया जाता था। फिर 20वीं शताब्दी में इसको स्वीकृति मिली थी और गिरजाघरों के जो पादरी लोग थे उन्होंने मानसिक रोगियों के साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता की जाती थी, उनको बांध के रखना, जंजीरों में बांध के रखना, उनको छोटे से कमरे में बंद रखना, इस पे उन्होंने बहुत बड़ी आपत्ति उठाई। और फिर धीरे धीरे मानसिक रोगों को एक्सेप्ट किया जाने लगा, स्वीकृत किया जाने लगा, और स्वीकृत करते करते ये आलम आ गया कि अब जो है मानसिक चिकित्सालय खोले गए। उनका उद्देश्य जो है, पहले उनको पागल खानों में नाम दिया था, अब उनको मानसिक चिकित्सालय में बदल दिया। सेंट मैरी ऑफ बैडलम इसका नाम दिया गया। इसके बाद हम आते हैं फ्रांस में, जो मानवीय उपचार और मानसिक स्वच्छता आंदोलन, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के आधार पर लोगों को अवेयर करवाया गया, जागरूक करवाया गया कि आप ये सारी जो बीमारियां हैं किसी कुप्रथा या भूत प्रेत जादू टोने इनकी वजह से नहीं है, बल्कि इन सबकी जो वजह है, जो कारण है वो हमारे में ही है और हम ही इसके वो। फिर कैप्लिन, एमिल कैप्लिन ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में मनोवैज्ञानिक विकारों पर, कारणों पर, उनके उपचार पर काम करना शुरू किया और उन्होंने मस्तिष्क विकृति विज्ञान तथा वैज्ञानिक विकारों को केंद्र में रखकर जो जीव वैज्ञानिक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनके आधार पर वैज्ञानिक विकारों को बताया। फिर सिगमंड फ्रॉयड उन्होंने विकृति विज्ञान सिद्धांतों को, एक ईगो सुपर ईगो को दिया और उसके आधार पर उन्होंने मनोविज्ञान में फिर प्रयोगशाला की शुरुआत हुई और प्रयोगशाला के बाद फिर अब एक्चुअली साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को विज्ञान के आधार पर स्टडी करना
आरंभ। तो ये था जो जहाँ से अरिस्टोटल ने लोगों से लेके 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के आखिर या 20वीं शताब्दी के शुरू जो है मनोवैज्ञानिक विज्ञान के रूप में चीजें इसमें अब आते हैं कौन कौन से रूप हमें सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर देखने को मिलते हैं। एक मिलता है मनोवेगीय प्रतिरूप। इसमें मनोवेगीय प्रतिरूप जो ऑस्ट्रेलियाई स्नायु विशेषज्ञ सिग्मंड फ्रॉइड ने किया था, उन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया जिसके उपयोग से उन्होंने सामान्य और असामान्य व्यवहार की व्याख्या करने तथा उसे समझने के लिए काम किया। बचपन में जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, जो वही आधार होते हैं हमारे बड़े होने के, उन्होंने इसकी पहचान बहुत स्पष्ट रूप से किया और स्पष्ट रूप से करने के बाद उन्होंने स्मृतियों मनोजगत पे जो चीजें हावी होती है, जिनके आधार पर हमारे में द्वंद्व या तनाव की उत्पत्ति होती है, उन सब के आधार पर सामान्य और असामान्य मनोविज्ञान की भूमिका के बारे में बात। उन्होंने इदम अहम और पराहम के बीच के संतुलन को ही कहा कि अगर ये संतुलन बना रहता है तो वो मनोवैज्ञानिक विकार की श्रेणी में नहीं आता। और इदम अहम और पराहम, ईगो और सुपर ईगो, इनमें जब अंतर विरोध या सुरक्षात्मक प्रणाली डिस्टर्ब बिगड़ने लगती है तो फिर वो मनोवैज्ञानिक विकार के रूप में परिलक्षित होता है। फिर व्यवहार संबंधी परिरूप में हमें ये देखने को मिलता है कि मनोवैज्ञानिक विचार में जो व्यवहारवाद कि हम जो करते हैं वही सीखते हैं, हम कैसे बेहतर अनुकूलन व्यवहार करें, इस पे बात किया गया, इस पे काम हुआ। फिर संज्ञानात्मक प्रतिरूप में अल्बर्ट एलिस ने और एरन ब्लैक ने काम किया है, जिसमें उन्होंने तर्कहीन विश्वासों में उलझे या विपरीत तरीकों से सोचने समझने या भावपूर्ण तरीके से भेद न करने, सूचनाओं का अर्थ न निकाल पाने, इसकी वजह से जो समस्याएं आती हैं और उस पर काम किया। फिर मानवतावादी अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि लोग वैज्ञानिक घटना चाहते हैं, इसके बावजूद भी वो अंतर चेतना को जागरूक बनाए रखते हैं। समस्याएं हर एक की जिंदगी में आती है, आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में, मगर हर कोई अपनी समस्याओं में अपने आप को तोड़ नहीं लेता, वो हमेशा मूल्यों के साथ रहता है, जीवन के महत्व को समझता है, वो किस चीज का चुनाव करना है, किस चीज का चुनाव नहीं करना है, इसका ध्यान रखता है। तो ये सारी बातें मानवतावादी अस्तित्ववादी प्रतिरूप में देखने को मिलती है। फिर आखिरी में आता है सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरूप। इसमें हम सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमारे देश में बहुत सारे सांस्कृतिक रूप से पूजा पाठ किया जाता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई और चर्च में जाके प्रेयर करते हैं। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जब हम व्यवहार की प्रणालियां सीखते हैं, और ये व्यवहार की प्रणालियां जो है जब इस आधार पर ना करके हम दूसरे आधार पर चीजों को करना शुरू करते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर मनोवैज्ञानिक विकारों की बात वहां से शुरू होती है। अब हम आते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान में क्या क्या वर्गीकरण होते हैं, कि किस किस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं। जो कुसमायोजन व्यवहार की श्रेणियों के बीच में अंतर करता है। कुसमायोजन का मतलब है समायोजन और कुसमायोजन, इनको हम समझ सके कि कौन सा कुसमायोजन है, कौन सा समायोजन। फिर महामारी विज्ञान के आंकड़ों को तैयार करना, उनके आधार पर कैसे घटित होते हैं। हम सब लोग पिछले 2-2.5 साल से जो है कोविड की स्थिति से गुजर रहे हैं, ये एक महामारी थी, और इस महामारी की वजह से बहुत से लोगों ने अपना मनोवैज्ञानिक जो समायोजन है उसमें परेशानी को महसूस किया, और आज भी बहुत से लोग मनोवैज्ञानिक कोविड की वजह से मनोवैज्ञानिक विकार में शिकार हो। तो अब इसको अगर हम वर्गीकृत करें तो प्राचीन स्तर पर कर सकते हैं, आयामी स्तर पर कर सकते हैं, आदर्श या मौलिक श्रेणीबद्ध के स्तर पर हम कर सकते हैं। प्राचीन दृष्टिकोण से अगर देखें तो किसी भी व्यवहार को परिभाषित करते हैं, जैसे संवेगात्मक स्थिरता है, मनोदशा है, इसी व्यवहार को हम शून्य से लेकर 10 के पैमाने में विभाजित करते हैं।
हल्की चिंता अगर है तो हम उसको 2 कहेंगे, हल्का अवसाद या हल्की रोग है तो हम उसको 3 या 4 कहेंगे। इस तरीके से हम आयामों में हम जब विभक्त करते हैं तो हम उसको नाप सकते हैं, उसकी रेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। वर्गीकरण प्रणाली में हम कैसे पहुंचे, इसको किंग्स, जॉनसन और डेविडसन ने 2012 में दिया है। उन्होंने 1883-82 में ब्रिटेन के रॉयल मेडिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टैटिस्टिकल कमेटी ने ये वर्गीकरण विकसित किया है। फिर 1886 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अमेरिकन इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर इंसेंस, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन जिसको एटीए कहा जाता है, एटीए की पूर्ववर्ती संस्था है जिन्होंने इसमें संशोधन दिया है। 1879 में पेरिस में कांग्रेस ऑफ मेंटल साइंसेस ने ये वर्गीकरण दिया। फिर 1913 में अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन जो एक्चुअली अब एटीए है, 1886 में वो एटीए का फॉर्मर वर्जन, अब 1903 में जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन बना जो वर्तमान में एटीए के नाम से जाना जाता है। आईसीडी जो है वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया गया है, तथा डीएसएम प्रणाली जो है वो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1940 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मृत्यु के अंतर्राष्ट्रीय कारणों और मानसिक विकारों को इसमें जोड़ा है, आईसीडी में जोड़ा। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगों, भावों और मृत्यु के कारणों को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें असामान्य व्यवहार के वर्गीकरण को शामिल किया। इसका 6वां संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसको आईसीडी 6 कहा। इस वक्त फिर 1912 में एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल डीएसएम प्रकाशित किया। 1968 में एपीए डीएसएम 2 जिसकी विश्वसनीयता बहुत कम थी वो प्रकाशित हुई। फिर 1969 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसमें नई वर्गीकरण की प्रणालियों को इसमें जोड़ा है, और फिर 1980 में एपीए ने डीएसएम 3 प्रकाशित किया है। 1987 में एपीए ने डीएसएम 3R संशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, रिवाइज्ड कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में संशोधन कहा जाता है। तो 1987 में एपीए ने डीएसएम 3 प्रस्तुत किया। 1990 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आईसीडी 10 को समर्थन किया, और फिर 1994 में डीएसएम 4 हमारे सामने मिला। 2000 में एपीए ने डीएसएम 4 किया, जिसमें किया जो है कुछ संशोधन के साथ इसको प्रयोग किया गया, डीएसएम 4 किया। 1913 में एपीए ने डीएसएम 5 दिया है। इस वक्त जो हमारे पास है वो डीएसएम 5 के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, और 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आईसीडी 11 संस्करण को प्रस्तुत किया। इस वक्त हम जो वर्गीकरण करते हैं वैज्ञानिक विकारों की, वो 2 आधारों पर होता है, एक डीएसएम 5 के आधार पर और एक आईसीडी 11 के आधार पर। वर्गीकरण की अगर हम समीक्षा करें तो इसमें वर्गीकरण से सूचना की हानि तो होती ही होती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विकार युक्त व्यक्ति को अवसादग्रस्त या चिंतित की श्रेणी में रखना हो, तो इस वर्गीकरण में व्यक्ति को बहुत समुचित जानकारी नहीं मिल पाती। ये बहुत ही पता लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है कि व्यक्ति ये जानकारी नहीं मिल पा रही है और कितना उपयुक्त। फिर लेवल में आते हैं कि एक बार मनोवैज्ञानिक विकार का अगर लेवल की पहचान हो तो उस व्यक्ति में नकारात्मक उपचार अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए आप मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम है, विकार युक्त, बहुत टेंशन बढ़ जाए और तनाव बढ़ जाए कि अब क्या होगा, कैसे इन चीज को ध्यान रखें। तो ये ठप्पा जो लग गया, ये जो है नकारात्मक धारणा बनाता है। इसमें 2 तरह से काम करते हैं कि वर्गीकरण तंत्र तथा परीक्षण में जो भी वैज्ञानिक अवलोकन हमारे सामने आते हैं उन्हें हम प्रयोग में लाते हैं। डीएसएम 1 तथा डीएसएम 2 में विश्वसनीयता नहीं स्वीकार की गई, मगर डीएसएम 5 में ये विश्वसनीयता हमें पूरी तरह
से देखने को मिलती है। जो वैधता है वो DSM-3 में 3 में हमें देखने को मिलती है, और अब धीरे-धीरे DSM-5 में भी वैधता है। जो चीज़ हम नापना चाहते हैं, वही चीज़ हम नाप पाते हैं। इसको ये 5 आयामों में रखा गया है ICD को। उसमें आयाम 1 में विकार रखा गया है, जैसे कि मनोविकृतता या भावदशा, जिसको सिज़ोफ्रेनिया या पैरानोइया की संज्ञा दी जाती है। आयाम 2 में जो है व्यक्तित्व के आधार पर स्थायी विकार को रखा गया है। आयाम 3 में शारीरिक विकार और उनकी स्थितियों को रखा गया है। आयाम 4 में रोगी के बताए हुए मनोसामाजिक सोशियो साइकोसोशल स्ट्रेस तनाव होता है, उनकी मात्रा और उनके आयामों के आधार पर तथा चिकित्सक द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है उनको रखा गया। आयाम 5 में अनुकूलन कामकाज के वर्तमान एडजस्टमेंट के आधार पर जो वर्तमान कामकाज का स्तर है उसको रखा गया। DSM-4 1994 तथा DSM-5 PR 2000 इनके अनुसार जो है निदान की जो प्रणाली है उसमें परिवर्तन करके मनोवैज्ञानिक आंकड़ों का प्रयोग किया गया। बहुत बड़े समुच्चय पर आंकड़ों का पुनर्विश्लेषण किया गया। समुच्चय जो सैंपल आंकड़ों का पुनर्विश्लेषण स्टैटिस्टिकल पैकेज से सांख्यिकीय विश्लेषण से किया गया। इसमें DSM-4 की उपयोगिता में जो वृद्धि है वो हो सकी। इन्होंने जो DSM है, DSM के जो आयाम हैं, DSM आयाम में आयाम 1 में व्यापक विकासोत्मक विकार है, अधिगम विकार है, जो लर्निंग से रिलेटेड विकार है, शारीरिक क्षमता संबंधी विकार तथा संपर्क संबंधी रिलेशनशिप से संबंधित विकार। आयाम 2 में व्यक्तित्व संबंधी विकारों और मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशंस को रखा गया है, पर्सनालिटी से रिलेटेड संबंधों को रखा गया है। आयाम 3 में सामान्य चिकित्सा स्थिति, कभी-कभी जो चिकित्सकीय स्थिति होती है और आप किसी मेडिकल इश्यूज में जाते हैं, उसकी वजह से भी मनोवैज्ञानिक विकार देखने को मिलते हैं। तो उस आधार पर अगर कोई मनोवैज्ञानिक विकार होता है उसको आयाम 3 में रखा गया है। आयाम 4 में मनोसामाजिक साइकोसोशल और पर्यावरणीय समस्याओं को, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग है, एक फिर हमारे अटलांटिक के बर्फ जो है पिघल रहे हैं, उससे जो है समुद्र तल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सारे पर्यावरणीय समस्याओं को रखा जाता है। इसकी वजह से अगर कोई मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं तो उनको आयाम 4 में रखा जाता है। आयाम 5 में जो है कामकाज की उपयोगिता या वर्तमान जीवन के स्तर के आधार पर 1 से लेकर 100 तक की रेटिंग के आधार पर आयाम 5 में उन समस्याओं को रखा जाता है। DSM-4 और DSM-4TR के जो और सकारात्मक बिंदु है उसमें ये है कि निदान की श्रेणी का विस्तृत विवरण इसमें हमें मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं को भी इसमें शामिल किया गया। क्या होता है कि अगर हम इन चीजों को नहीं शामिल करेंगे तो हमारे मनोवैज्ञानिक विकार की परिभाषा बहुत संकुचित हो जाती है। कुछ लोग सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी काम करते हैं, ठीक है, तो उनको इसमें जोड़ा गया है। ये इसकी खास खास बात है। DSM में जैसे कि मैंने बताया कि लगातार संशोधन हो रहे हैं और इस वक्त हमारे पास DSM-5 तैयार है। और DSM-5 जो है 2013 में स्वीकृत किया गया था। इसमें जो है बहुअक्षीय तंत्र को छोड़ दिया गया और इसका उपयोग जो है गहन मनोरोग के निदान के लिए विशेष रूप से किया जाता है। जैसे लंबे समय से अगर अवसाद ग्रसित हैं, अवसाद विकार है, उनकी जांच और उनकी चिकित्सा के बारे में बात की है। DSM-4 में जो पुराने अवसाद या डिस्थेमिया मनोरोग को रखा गया था, उसको रखते हुए किया गया है इसमें। और DSM-5 में इन तरीकों से जो विस्तार से समझने को हमें मिलता है किसी क्लाइंट को या पेशेंट्स को, वो बहुत गहन हो जाता है। पहले जो मौजूद जो मनोरोग के
की उपश्रेणियां थी उनको विभाजित किया गया, पुरुष और स्त्री लोगों के स्तरों और लक्षणों में अंतर पाया जाता था, इसलिए लैंगिक आधार पर उनका अलग अलग निदान तलाशा जाता था। उदाहरण के लिए अगर देखें तो समाज विरोधी विकार है, ये लक्षण प्राय पुरुषों में अधिक देखने को मिलते हैं तथा पतले होने की जो सनक है वो स्त्रियों में अधिक बताई जाती है। रोगग्रस्त स्त्री और पुरुषों के व्यवहार में पर्याप्त अंतर होता है। तो इस आधार पर DSM-5 में आपको चीजें मिल पाई। DSM-5 में एक चीज और है, 16 तथ्य सांस्कृतिक निर्माण साक्षात्कार इसमें शामिल किया गया है। इस साक्षात्कार के आधार पर रोगी की पृष्ठभूमि है, रोग की स्थिति को समझने में रोगी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में ये शामिल है कि रोग की समस्या के बारे में रोगी का नजरिया, पहले रोगी के नजरिए पे बात नहीं होती, उसके अनुभव को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, मगर DSM-5 में जो है इसको रखा गया। रोगी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी इसमें जगह मिली है, क्या वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ तालमेल बिठा पा रहा है, उसमें उसकी क्या भूमिका है, इन सब चीजों को देखने के बारे में और उसका उपचार कैसे किया जा सकता है इस पर बात किया जाए। DSM-5 में भी अनेक सुधार किए जा चुके हैं जिसके आधार पर लेवल नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार यदि लेवल मतलब आप किसी रोगी को ये नहीं कह सकते कि तुमको ये लेवल लगाना होगा। इसी प्रकार यदि किसी मनोरोगी के बारे में घोषित कर दिया जाता है कि ये मनोविकलता से आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, हो सकता है मैं ही आपके सामने बैठा हूँ, मैं ही सिजोफ्रेनिया का पेशेंट, मगर आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि ये बात सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये क्राइम है, जिसके फलस्वरूप जो है उसके निजी जीवन के बारे में जो क्रमबद्ध जानकारी है वो नहीं मिल पाएगी, ना ये पता लग पाएगा कि रोगी की क्षमता है कमजोरियां क्या क्या है। इसका बड़ा नुकसान इससे ये होता है कि जिन रोगी को रोगी का लेवल लगा दिया जाता है उसी तरह से वो व्यवहार करने लगते हैं। जैसे किसी का नाम अगर रखा गया तो हम नाम के अकॉर्डिंग व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ये लेवल लगाया जाता है, ये लेवल लगाने से ही उसमें रोगों के लक्षण और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। एक प्रकार से रोगी का नाम घोषित कर देने से रोगी पर बहुत ही नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दिन भर रोगी खास मनोरोग से ग्रसित होने का ठप्पा लगा होता है, उसकी क्षमताएं और विशेषताएं जो है वो दब जाती हैं, जिसके कारण उसे रोग की पकड़ से मुक्त करना बहुत कठिन हो जाता है। अब आते हैं कि मनोवैज्ञानिक विकार के कारण क्या है, किन वजह से मनोवैज्ञानिक विकार में देखने को मिलते हैं। पहला कारण जो है आवश्यक या पर्याप्त सहायक कारण। आवश्यक कारण में आ जाता है कि विकार उत्पन्न होने की अनिवार्य शर्त क्या है, केवल एक शर्त का होना भी विकार उत्पन्न होने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि अनेक ऐसे मानसिक विज्ञान विकार देखने को मिलते हैं जिनके पीछे अनिवार्य शर्त मौजूद नहीं, फिर भी मनोवैज्ञानिक विकार में देखने को मिलते हैं। पर्याप्त कारण वो ऐसे कारण है जिसके होने से मनोवैज्ञानिक विकार होता है। आवश्यक नहीं है कि ऐसे पर्याप्त कारणों में मनोविज्ञान या मनोरोग होना अनिवार्य, जैसे निराशा अवसाद उत्पन्न करने के लिए काफी, परंतु किसी भी तरह से ये अनिवार्य कारण नहीं। इसके लिए भी अन्य ऐसे कारण हैं जो अवसाद की निष्पत्ति में काम आ सकते हैं। सहायक कारण है, सहायक कारण के बाद आता है दूर स्थित कारण, जो दूरस्थ कारण होते हैं, ऐसे कारण जो बचपन में होते हैं। बहुत से ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ ये अंतर विकार जो उत्पन्न करने के लिए लंबा गैप लगता है, जैसे बचपन में माता पिता की मृत्यु हो जाना, उस वक्त बच्चा इतना छोटा था कि उसके बड़े होने पर जीवन में वो अवसाद उत्पन्न कर। फिर आता है समीपस्थ कारण, ये वो कारण होते हैं जिनके लक्षण ठीक पहले घटित होते हैं। ऐसे समस्या कारण ऐसा कहलाता है कि जिसमें किसी व्यक्ति को सहन करना संभव नहीं पाता, इसके लिए विकार का कारण बन सकता है। कभी कभी ये बहुत सामान्य से स्थिति भी हो सकती है और दूसरे स्थित कारणों से भी संबंधित हो सकती है। ऐसी कहावत है, कभी कभी खून की कमर तोड़ने के लिए तिनका ही काफी। इसी बात से जैसे कुछ दिन पहले कोई विवाह बंधन में पति पत्नी बन और फिर विवाह को लेकर वो असंतुष्टि की स्थिति में पहुंचे, ही नोक झोंक, एक छोटे से कारण जो है उनमें मनोवैज्ञानिक विकार की
तरफ ले जाते हैं। पुनर्वलन का मोटिवेशनल का, जैसे कुसमायोजन व्यवहार अगर हम बनाए रखते हैं फिर भी माता पिता हमें लाड प्यार और परवरिश देते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चा जो है कुसमायोजन पूरी करना शुरू कर देगा और उसी तरह से रहना शुरू कर, तो ये इसको कहा जाता है पुनर्बलन कारक। अब मनोवैज्ञानिक विकारों का आकलन हम कैसे करेंगे? आकलन करने के लिए ICD-11 और DSM-5 में जो वर्गीकरण किया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। निदान में रोगी की समस्या होती है कि चिकित्सीय वैधता मामलों में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। रोगी के उपचार की योजना बनाने से उस पर काम करते समय ये जानकारी उपयोग होती है। प्रशासन को भी इसकी जानकारी सहायता मिल जाती है जिससे सहायता देने में आसानी होती है। जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उनका पता लगाने से अर्थात रोगी के अतीत के बारे में जानकारी मिल जाए तो उस स्थिति को समझने में, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने में या उसके जीवन में जो पड़ने वाले परिवेश है उनसे जो दबाव पड़ रहा है उन सब के बारे में, उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी मिलती है। व्यक्तित्व घटक में आ जाता है कि रोगी के लंबे समय से चली आ रही व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं या विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। सामाजिक संदर्भ में वातावरण से जुड़ी जो आवश्यकताएं हैं, सामाजिक सहयोग है, व्यक्ति का सामाजिक तनाव या व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार है, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता ये इस पर भी काम किया जाता है, और जितना ज्यादा वैधानिक और विश्वसनीय होगा वो बेहतर आकलन प्रस्तुत करता है। इनको आकलन करने के लिए तो जैविक आकलन किया जाता है, मनोवैज्ञानिक आकलन साक्षात्कार के द्वारा या चिकित्सकीय साक्षात्कार के द्वारा कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग करते हैं, फिर व्यवहार का अवलोकन करते हैं, व्यवहार का ऑब्जर्वेशन के आधार पर भी करते हैं। व्यवहार और उसके संज्ञानात्मक आकलन, उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को भी हम लोग स्टडी अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के आधार पर ही हम चीजों को बनाते हैं। फिर आता है प्रतिबिंब, मस्तिष्क का प्रतिबिंब देते हैं MRI के आधार पर भी इसको निकालते हैं। कंप्यूटरीकृत जो टोमोग्राफी है उसके आधार पर, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग के आधार पर CT स्कैन या MRI है उनके आधार पर निकलते हैं। फंक्शनल MRI करते हैं जिसमें कार्यरत मस्तिष्क के चित्र लिए जाते हैं। जो मनोविकलता के रोगी होते हैं उनकी तुलना में जो मस्तिष्क के अग्रभाग की कोशिकाएं जो उनमें कम सक्रिय पाई जाती है। मस्तिष्क का ये भाग जो फ्रंटल भाग है, अग्रभाग है, वो संज्ञानात्मक कार्य के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं जिसमें आता है कि चिंता, भय, आतंक और मनोप्रसिद्ध विकार, ये क्या चीज है? सबसे पहले एक एक करके हम समझ लेते हैं। चिंता वो स्थिति है जब सामान्य तरीके से या वास्तविक जो बात है उद्दीपक है उसका प्रत्यक्षण से करने से हमें वास्तविक खतरा हम मानने लगते हैं। जैसे मान लीजिए भय का अनुभव हम करते हैं और अनुभव जब भी हम करते हैं उसकी चिंता हमारे पूर्वानुमान या अनुभव की गति देती है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो चिंता है उसका अंतर संज्ञानात्मक, शारीरिक या व्यावहारिक कारणों पर आराम से देखने को हमें मिलता है। संज्ञानात्मक या व्यक्तिनिष्ठ कारण है, जैसे है कि मुझे डर लगता है, उसका जो दैहिक कारक है वो उसमें होगा कि हृदय गति में वृद्धि हो जाएगी, तेज और सांस लेने में दिक्कत आएगी। जो व्यवहारात्मक रूप में देखने को मिलेगा वो स्थिति से बचने के लिए दृढ़ आज्ञा करेगा कि मुझे इस स्थिति में नहीं जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। इस आधार पर भय, चिंता
एक सामान्य सी घटना है। किसी भी नई परिस्थिति में जब भी हम होते हैं तो नई चिंता होती है, मगर चिंता जब दुर्भीति या हमने फोबिया के टर्म्स में आ जाती है तो ये असंगत है। जैसे मैं यहाँ पर बैठे क्लास में एकदम से मेरे सामने शेर आए तो मुझे डर डर लगेगा, हो सकता है मैं आपकी क्लास बीच में छोड़ के भाग जाऊं, अपने को बचा। तो ये असंगत है, संगत है, नहीं ऐसा होगा। अगर अभी कुछ नहीं है और एकदम से मैं क्लास बंद कर दूँ और कह दूं मुझे डर लग रहा है, मुझे जाना है, मैं छोड़ रहा हूँ क्लास, तो ये असंगत डर है। इस असंगत डर को ही हम दुर्नीति के नाम से जानते हैं, फोबिया के नाम से जानते हैं। DSM-4 में जो है दुर्नीति के बारे में बताया गया है। इसमें 5 प्रकार के उप प्रकार बताए गए, जैसे सांप, मकड़ी या कुत्ता, ये है जानवरों से डर। सामान्य वातावरण से जैसे पानी से या ऊंचाई से या तूफान से डर। तीसरा आता है रक्त या इंजेक्शन, सुई, इन सब चोट वाली परिस्थितियों से डर। और उल्टी रोकना, सांस रोकना, इन सब से डर। ये सब जो चीजें हैं, या किसी व्यक्ति के गिरने का डर या दीवार के सहारे से दूर रहना, ये सारे जो डर हैं ये जो भीति में बताया गया। विशिष्ट जो भीतियां में आते हैं DSM-5 के अनुसार जो है ऐसे निराधार या अत्यधिक सतत है को चिन्हित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो संकेत को प्रदर्शित करती हैं और हम उनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जैसे उड़ान, ऊंचाई, जानवर, सुई का लगना। ऐसे कोविड के इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन है उसके लगाने के टाइम पे आपको निशान अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक में देखा होगा कि व्यक्ति सुई लगाने का इतना डर है कि वो लगाया भी नहीं गया है और वो चीखना शुरू कर देता है। तो इस तरह के डर को दुर्भीति या फोबिया के नाम से जाना जाता है। बच्चों में जो चिंतन प्रदर्शन होता है या रोने लगते हैं, झुंझलाहट हो जाते हैं, हाँ, ये सब भी दुर्भीति में काउंट किया गया। दूसरा एक और है, व्यक्ति ये पहचानता है कि भय आतंकित और अनुचित है, उसके बावजूद भी वो उन परिस्थितियों से डरता रहता है। भय की अवस्था में नकारात्मकता आती है, उतावलापन आता है और दुश्चिंता आती है, दिनचर्या में बाधा आती है तथा सामाजिक जो क्रियाकलाप है उसमें भी इसमें बाधा पहुंचाता है दुर्भीति। दुर्भीति के विशिष्ट कारण जो DSM-5 में उल्लेखित किया गया है उसमें पशु प्रकार, इसमें पशुओं से भय होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मकड़ा, मक्खी, चूहा, चिड़िया, मछली, सांप, इन सब से भय। प्राकृतिक वातावरण में है, जैसे ऊंचाई से, तूफान या पानी से भय। रक्त सुई वाली चीज है, अगर टेलीविजन पर आप कोई मेडिसिकल प्रक्रिया भी देखते हैं तो उसमें भी आपको लगता है कि ये भय वाली चीज है, आप तुरंत टीवी बंद कर देते हैं या वहां से हट जाते हैं। फिर परिस्थिति जन भय होता है, वाहन चलाने से डर लगता है, उड़ने से डर लगता है, या लिफ्ट में जब हम जाते हैं तब डर लगता है, बंद जगहों से डर लगता है। और अन्य प्रकार में रखा गया है, जैसे चोटी में श्वास लेने में अवरोध हो जाना, खाद्य सामग्री करने के बाद उल्टी हो जाना, या गुब्बारा एकदम से फटे और उसका भय, ये सारी चीजें आती है। इसमें व्यापकता भी मिलती है और इसकी जो शुरुआत होने की आयु और लिंग, इस पर भी स्टडी हुई है और इस आधार पर भी चीजों को विभाजित किया जाता है। जो दुर्भीति में जो लोग पीड़ित होते हैं उनकी क्या सामान्य विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। दुर्भीति में जो लोग पीड़ित होते हैं वो जानते हैं कि उनका भय आकार, अगर फिर भी वो अपनी सहायता करने में असमर्थ हो। दूसरा, वो इन परिस्थितियों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि भय और चिंता से छुटकारा पा सकें, मगर आशंका और कष्ट के मध्य में उनकी कोई भी अनुभूति नहीं होती है। और एक बात है कि लड़ाई या हटो, या तो फाइट करो या तो फ्लाइट करो, ये सारी चीजें उनमें संचालित होती रहती है। चिंता की कमी होती है, चिंता की कमी के द्वारा भी दुर्भीति व्यवहार में स्ट्रेस देखने को मिलता है। कभी कभी ये होता है कि जो सेकेंडरी स्थिति होती है, जैसे कोई अवधान पड़ गया, दूसरों से सहानुभूति नहीं मिली, कुछ नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी दुर्भीति
जो है दुर्भिक्ष व्यक्ति होता है उसमें इसकी जागरूकता नहीं। दुर्भिक्ष के विकसित होने के कारणों में जैविक कारण है, हम आनुवांशिक कारण होता है, जैविक कारण उसमें अनुबंध के द्वारा या आनुवांशिक वजह से भी हम सीखते हैं। जो नवजात बचपन से लेकर 7-8 वर्ष की आयु होती है उसमें विशेष प्रकार की जो दुर्भिक्खियां हैं वो विकसित होती हैं और बच्चा जो है इस चीज को इंगित करता है। फिर आता है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, ये फ्रॉइड का दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति है वो चिंता के प्रति बचाव को प्रदर्शित करता है। ईट को दमित जब आप करोगे तो उससे दुर्भिक्ख डर पैदा होता है। ईट के द्वारा जो दबे हुए आवेग जिनको हम अनकॉन्शियस में डाल देते हैं उनकी वजह से चिंता बाहर मुखरित होता है। चिंता में फ्रॉइड ने यह भी कहा है कि छोटे से केस का अध्ययन दिया है कि 5 साल का छोटा बच्चा था, उसे घोड़े से दुर्भिक्ख थी। अब घोड़े से क्या हुआ, धीरे अचेतन मन में उसका ये डर आगे चला गया और आगे जाने के बाद फिर वो पिता से डरने लगा। घोड़ा पावरफुल एक तौर पर हम देखते हैं तो फिर पिता से उसका डर उसमें धीरे धीरे वो जनरलाइज फॉर्म में चला गया। फिर व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य में क्या है, इसमें अधिगम जैसे फॉल्स अधिगम की वजह से, गलत अधिगम की वजह से हम चीजें सीख लेते हैं। मान लिया हम कहीं से जा रहे हैं, कुछ किया एकदम से किसी ने गुब्बारा फूक दिया तो हम वहां से डर, फिर हम कोई काम करने जा रहे हैं फिर किसी ने कुछ तेज आवाज कर, तो जब भी हम कुछ करने जाते हैं इस तरह की चीजें धीरे धीरे क्या होगा कि हम कुछ भी करने से डरना शुरू करें। फिर प्रेक्षणात्मक अधिगम, इसमें जब हम किसी चीज को डर को देखते हैं, जब हम देख रहे हैं कि हमारे साथ बैठा हुआ फिल्म देखते हुए डर रहा है तो हम देख देख के खुद डरना शुरू कर देते हैं। वो जो अतार्किक डर है फिर वो बाद में जाके कन्वर्ट हो जाता है। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो स्मृति, ध्यान या पूर्वाग्रह जो है वो दुर्भिक्खियों को बनाए रखते हैं। हमें लगता है कि उस कमरे में स्टूडियो में मैं अकेला बैठा हूँ एकदम से कोई आ जाए। अगर हम इस तरह की चीजें धीरे धीरे पूर्वाग्रह में रखेंगे तो संज्ञानात्मक तौर पर हम फिर बंद जगहों से, अकेले वाली जगह से दुर्भिक्खि के शिकार होते हैं। दुर्भिक्खि के उपचार में क्या क्या चीजें होती हैं, मेडिकल मॉडल में दवाइयों से इसका उपचार कर सकते हैं। मॉडलिंग टेक्निक बैंडोरा ने इसको दिया है कि अगर हम किसी दुर्भिक्खि वाले व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्ति को रखें कि देखे कि ये मॉडल टीवी में एक प्रोग्राम आता है फेयर फैक्टर, उसमें बहुत जैसे कॉकरोच के बीच में छोड़ दिया, ये कर दिया, तो धीरे धीरे जब हम मॉडल्स को देखते हैं या तो हम भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए। तो मॉडलिंग टेक्निक से भी दुर्भिक्खि को का इलाज किया जा सकता है। फिर आ जाता है जो सामाजिक दुर्भिक्खि, सामाजिक तौर पर ये तो परिस्थितियों जन्म होते हैं, सामाजिक तौर पर जब हम दुर्भिक्खि होते हैं दूसरों से नहीं मिलना, दूसरे की उपस्थिति में हम डरते हैं, किसी से बात नहीं करते, तो इसको भी DSM-5 में उल्लेखित किया गया है। क्या उल्लेखित किया गया है कि एक या एक से अधिक सामाजिक या निष्पादन वाली अवस्था लगातार है अगर बना रहता है, जिससे कि व्यक्ति अनजाने में ही सक्षम नावक होता रहता है, ऐसे लोगों को संभावित चेकिंग से भयभीत करता है। तो ये सामाजिक स्तर पर है। व्यक्ति ये जानता है कि भय अधिक है तो अतार्किक है, किसी भी सामाजिक परिस्थिति में सामने आने पर चिंता उत्पन्न, तो बार बार ये बाध्य आ जाते हैं कि हम स्थिति में पहले से ही आतंकित हो जाएंगे और हम स्थिति में जाना ही नहीं चाहिए। फिर आ जाता है, इसमें भी व्यापकता पर काम हुआ है, उसकी इस आयु में प्रारंभ होता है। वर्तमान में जो जनसंख्या है उसके जीवन काल में 12% लोग जो है ऐसे दुर्भिक्खि के शिकार रहते हैं। किशोरावस्था में ये 12.8% देखने को मिलता है। अगर सतत विकास 12 वर्षों तक चले तो 37% लोग जो हैं इसमें स्वास्थ्य लाभ पा जाते हैं।
प्रोग्नोसिस। सामाजिक चिंता वाले विकार में लोगों की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं? व्यक्ति प्राय उन स्थितियों से दूर रहता है, परिहार करता है जिनका मूल्यांकन से लगता है कि ये भय वाली परिस्थिति। भय की अवस्था में बहुत अधिक पसीना आता है और वो लज्जित अनुभव करता है। सार्वजनिक स्थानों में बोलने से वो डरता है, भोजन सार्वजनिक स्थानों में सार्वजनिक भोजन करने में डरता है, सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग आदि करने में उसे बहुत ही अत्यधिक चिंता उसमें दिखाई देती है। इसमें भी जो कारक तत्व है, कारणात्मक तत्व है, कारण है, वो उसमें भी जैविक कारक है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आते हैं, वो कारण भी इसमें सम्मिलित है, संज्ञानात्मक कारक सम्मिलित है। सामाजिक कौशल की कमी की वजह से भी ये चीजें दुर्गति देखने को मिलती है। फिर अनियंत्रितता या प्रत्याशित जो भय है, प्रत्यक्षण है, उसमें भी ये सामाजिक दुर्गति देखने को मिलती है। इस आधार पर सामाजिक दुर्गति के जो उपचार हैं वो कैसे कर सकते हैं? संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज कर सकते हैं, जिसमें उनका संज्ञानात्मक का पुनः संरचना करते हैं, व्यवहारात्मक तकनीकों के साथ उसका प्रभावशाली व्यवहार कराना सिखाते हैं, जैसे जो नेगेटिव सोच है उसको पुनः संरचित करते हैं, उनका प्रयास करते हैं। औषधीय चिकित्सा की भी सहारा लेते हैं, मोनोआमीन या ऑक्सीडेट निरोधक या MAOIs या सेरोटोनिन, इन सब औषधियों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मनोविज्ञान में औषधियों का इस्तेमाल नहीं होता, मगर साइकियाट्रिस्ट जो है सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। आतंक विकार, इसको दुर्गति से अलग रखा गया है। इसमें ये होता है दिल की धड़कन बढ़ना, दिल का बैठ जाना, दिल की पसीना आना, कंपन होना, हिलना डुलना, रुकावट, सांस लेने में कमी होना, फिर रुकावट, सीने में दर्द होना, उल्टी आना, मांसपेशियों में तनाव होना, चक्कर की अनुभूति होना, अस्थिरता, सिर का हल्कापन या मूर्छा हो जाना, ठंड या गर्मी की संवेदना होना, नियंत्रण खोने का भय या पागल हो जाएंगे या मृत्यु का भय, ये सारी चीजें जो है आतंक विकार में सम्मिलित किया गया है। इनमें से कम एक आघात 1 माह या 1 में या अधिक बाद होना चाहिए, नहीं, कम से कम एक आघात होना चाहिए 1 माह में या अधिक बाद होना चाहिए, तभी हम इसको आघात विकार में, आतंक विकार में कंसिडर करें। आतंक विकार और चिंता में क्या अंतर है? आतंक आघात में लक्षणों का विकास जो है एकाएक, अचानक, आकस्मिक होता है। चिंता में जो है इसके उत्पत्ति जो है, उसका विकास जो है एकाएक नहीं होता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे होता है। आतंक आघात में प्राय इसकी तीव्रता जो है 10 मिनट में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और 20 से 30 मिनट में दब जाता है, समाप्त भी हो जाता है। चिंता में जो है इसके लक्षण जो है तीव्र नहीं होते हैं, जिसमें आतंक नहीं होता, एकदम से तीव्र नहीं होते और कभी भी तीव्रता के स्तर पर नहीं पहुंचते। आतंक आघात शायद ही कभी 1 घंटे से अधिक रहता है, चिंता जो है लंबे समय तक आपको देखने को मिलेगा। आतंक आघात में जो प्रकार है DSM-5 के अनुसार बाजार है, एग्रोफोबिया कहते हैं, सह विकृति जो है 83% ऐसे लोग होते हैं जिनमें दुर्गति के बिना एग्रोफोबिया देखने को मिलता है। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक विकार हैं जैसे GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, विशिष्ट दुर्गति, सामाजिक दुर्गति, अवसाद, द्रव व्यसन विकार जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना या व्यक्तित्व विकार से संबंधित चीजें देखने को मिलती है। इसमें भी व्यापकता, लिंग और भेद पर और इसकी जो शुरुआत की आयु है उन पे अध्ययन हुए हैं और करीब लगभग 4.7% एग्रोफोबिया को दर्शाया गया है। पुरुषों में 2% और महिलाओं में से 5% देखने को मिलता है। इसके कारण क्या है? इसमें भी जैविक कारण है, जिसमें आनुवांशिक कारण शामिल है,
जुड़वा अध्ययन किए गए हैं, उसमें ये देखा गया है कि 33 से 43% जो अनिश्चित कारणों की वजह से आतंक विकार देखने को मिलते हैं। फिर मस्तिष्कीय विकार है, प्रारंभिक सिद्धांत जो ब्रेन स्टेम है उसके लोकस में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, नेफ्रिन के भी वजह से भी देखने को मिलता है आतंक वो। फिर जैव रासायनिक कारणों का भी अध्ययन किया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कैफीन, इनकी वजह से ये आतंक विकार देखने को मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहारात्मक कारक हैं, हम सीखते हैं आतंक की स्थिति को देखने, कभी किसी फिल्म में देखा, कहीं से देखा, उससे हम सीखते हैं। संज्ञानात्मक कारणों में दिया गया है कि हमारी सोच जो है आतंक के बहुत निकट होती है, अति संवेदनशील होते हैं, शारीरिक संवेदनशीलता से भी अधिक संवेदनशील होते हैं। डरावनी सोच, अनैतिक चक्र का प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे ये शारीरिक लक्षण पहले उपस्थित होते हैं, फिर आखिर में ये चिंतन में परिवर्तित होते हैं और फिर चिंतन से फिर ये आतंक आघात में परिवर्तित हो जाते हैं। सुरक्षा व्यवहार या आतंक की दृष्टता में अगर बात करें या संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह आतंक में भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आतंक विकार का उपचार हम कैसे कर सकते हैं? इसमें जैसे दुर्भीति में सर बताया कि अनावरण चिकित्सा है, लगातार कंटिन्यूस जो है इसमें मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है और लंबे समय तक इसमें मेडिकेशन देती है। इसमें करीब 2 से लेकर 4 वर्ष तक के उपचार के बाद 60 से 70% प्रभाव देखने को मिलता है। उसके साथ साथ दूसरी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, मनोवैज्ञानिक तकनीकों का भी इस्तेमाल से भी हमें ये देखते हैं। तो आज हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, सारांश में कहते हैं तो DSM-5 द्वारा विभिन्न चिंता विकारों को पहचानना, उनका सामान्यकृत चिंता विकार, विशिष्ट दुर्भीति, आतंक का चिंता विकार और लगातार जो है असंतुलन और भय की स्थिति में देखना। DSM-5 के अनुसार हमने ये भी देखा कि दुर्भीति के रूप में क्या जाना जाता है, 5 प्रकार बताए हैं। दुर्भीति के मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक, जैविक कारण बताए गए हैं। सामाजिक भय पर लगातार अतार्किक भय या जिसका संबंध दूसरी परिस्थितियों से होता है, उसके बारे में हमने बात की है। सामाजिक दुर्भीति और सामाजिक चिंतन और उनके विकारों के बारे में बात की है। मध्यकाल या अंतराल क्रमानुसार कैसा होता है। सामाजिक दुर्भीति जो पुराना शब्द है वो सामाजिक चिंता और विकार के लिए नया शब्द दे दिया गया है। आतंक विकार, आतंक आघात की विशेषाकृत के बारे में हमने बात की है, उसकी तीव्र भय या असह्यता पर हमने बात की है और इसके मानक क्या लक्षण होते हैं और इन सब पे बात की है। और आखिर में चिंता विकारों और आतंक विकारों के बीच में क्या अंतर है उन पे बात किया गया है। ठीक है, बाकी कभी किसी सवाल की जरूरत हो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए फिर नमस्कार।